हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं राधेश्याम केवट आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 और यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या जिन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी है। क्योंकि जब तक हमको यह पता नहीं होता कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, तो इस क्लास में हम बेसिकली यही सब समझने वाले हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को किस तरह से तैयार किया जा सके। लेकिन सबसे पहले कहना चाहूंगा कि असली रणनीति, असली स्ट्रेटेजी वही होती है जो हम स्वयं तय करते हैं या जो हम स्वयं अपने लिए फ्रेम करके रखते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, जब आप रणनीति बना तो मेरी सभी बातों को फॉलो मत करना, क्योंकि रणनीति आपकी है, तैयारी आप करते हैं, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी ये आपको पता है। मैं सिर्फ आपके लिए गाइड करूंगा, एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहूंगा। लेकिन जब आप अपनी तैयारी प्रारंभ करें, अपनी रणनीति स्वयं तय करें, तो अपनी क्षमता, अपने रिसोर्स के आधार पर ही तय करें। लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शक मिलना या अच्छा गाइड हमको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो प्रारंभ करते हैं। और यदि अभी तक राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जुड़िए। बहुत जल्दी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 हम लाइव आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी। कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर ही लाइव पढ़ाया जाएगा आप सबके लिए मेरे ही द्वारा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की रणनीति क्या है, आखिर इसको कैसे पढ़ें, क्या तरीका हो सकता है, सभी यूनिट्सों को कैसे कवर किया जाए, पहले कौन सी यूनिट पढ़ी जाए, किस तरीके से इस तैयारी को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाए। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझ लेते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1, पेपर 1 देखिए, हम बात कर रहे हैं अपनी इस क्लास में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की। पेपर 1 में टोटल प्रश्न कितने होते हैं, तो पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमको ऐसे कितने मार्क्स लेकर आना पड़ता है पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 के लिए हमें जो मार्क्स चाहिए, देखिए, पहली चीज, कितने मार्क्स, कितने प्रश्न यहां से आते हैं, तो टोटल यहां से पेपर 1 से आते हैं आपके लिए 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न। हम पहले प्रारूप समझ लेते हैं, फिर बाद में हम एक एक चीज पे चर्चाएं करेंगे कि इसको कैसे हम अफोर्डेबल या आसान तरीके से इसको अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। सेकंड, प्रश्न 50 होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का कितने नंबर मिलते हैं इसमें, प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। क्लियर? तो टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो गया, ये 100 नंबर का ये पेपर बन जाता है आपका। तो स्कोर आपका पेपर 1 का कितना है, 100। क्लियर? इतना ये समझ लीजिए। अभी मैं सिर्फ सामान्य थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी प्रश्न आते हैं। क्लियर? एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जब हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे तो और विस्तार से इसको समझ लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम रणनीति की बात करते हैं, क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना है। यदि हम बिगनर हैं, पहली बार ये एग्जाम देना चाहते हैं या पहले दे चुके हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा या अच्छा स्कोर नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही होंगी हम लोगों से, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं सभी मिलके। एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है पेपर। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, पेपर 1 में यूनिट होती है 10। कितनी यूनिट मिलती है, 10। और लगभग प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं। किसी से 6-7 भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो किसी में कम, लेकिन अमूमन जो एवरेज प्रश्नों की संख्या होती है वो लगभग प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 यूनिट से आपके लिए 50 प्रश्न आते हैं। पेपर 2 में 10 प्रश्न लगभग एवरेज निकल के आता है। तो ये है आपका एक, सिर्फ हमने ये प्रारूप यानी एक रूपरेखा तैयार की है हमारे प्रश्न की। सेकंड, अब आते हैं सबसे, तैयारी कहां से स्टार्ट करें। देखिए, किसी भी तैयारी की शुरुआत की जाती है पीवाईक्यू से। सबसे पहली तैयारी आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न किस तरीके के आते हैं। या फिर इससे पहले एक बार यूनिट से बता दूं क्या, चलिए यूनिट से बता देता हूं, फिर समझ लेते हैं। आपके लिए जो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट्स कौन सी है, यूनिट नंबर 1, ये है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड।
रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, पहली यूनिट है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। सेकेंड यूनिट कौन सी है? सेकेंड यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। थर्ड यूनिट कौन सी है? तो थर्ड यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन। देखिए ये जो 3 यूनिट है ना, ये है थ्योरी बेस्ड, थोड़े टेक्निकल टर्म में पूछे जाते हैं। टीचिंग में हमको सॉफ्टवेयर पढ़ना होता है, एप्लीकेशन से देखनी पड़ती है, तो थ्योरी प्लस तो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है ना, प्रत्येक चीज रटने से कहीं ज्यादा कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आती है, और रटने वाली चीजें भी बहुत है यहाँ से, है ना। तो रटना भी है चीजों को, लेकिन समझ के याद करने वाली चीजें बहुत मिलेंगी। साथ ही टेक्निकल, आप इस पेपर को टेक्निकल पेपर पूरी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा आपको बिल्ड करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप ये जो यूनिट है ना, इन यूनिट्सों के प्रश्न, बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड एक बड़ी यूनिट है, बहुत समय लगता है इसको समझने में। जब बार बार अभ्यास करते तब कहीं जाके यूनिट आपको फिर आसानी से समझ में आने लगती है। टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन थोड़ी इजी पड़ती है, लेकिन फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसको भी समझ। इस बार कम्युनिकेशन से काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारी फिल्मों के नाम पूछे गए थे इस यूनिट में, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी दुविधा थी हल करना। पश्चिम की मूवियों के नाम पूछ लिए, उनको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए ईयर वाइज दे दिए गए थे। इस टाइप के प्रश्न भी इस बार देखने को मिले हैं कम्युनिकेशन से। फिर आपकी एक यूनिट है डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फिर है आपकी एक यूनिट मैथमेटिक, मैथ एंड एप्टीट्यूड, मैथ एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। एक आपकी रीजनिंग की एप्टीट्यूड, एक यूनिट है आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग है। इसमें आपको एक अच्छी चीज पढ़ने को मिलती है, जहां अधिकतर बच्चे प्रश्न गलत कर आते हैं जब तक वो इसका अभ्यास नहीं करते। इंडियन लॉजिक के काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र से, या भारतीय दर्शन स्कूल जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बड़े दुविधा देते हैं, इन प्रश्नों को बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर आते हैं, क्योंकि चीजें थोड़ी है ना, रटने वाली चीजें इस यूनिट में नहीं है, सारी की सारी चीजें समझने वाली चीजें हैं आपकी। नॉर्मल आपकी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये इंडियन लॉजिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक यूनिट आती है आपकी आईसीटी, ये यूनिट बहुत बढ़िया यूनिट है, हम इसी से प्रारंभ करेंगे। जब पेपर 1 स्टार्ट करेंगे तो हम आईसीटी ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आईसीटी पढ़ना है हमको, आईसीटी में हमको कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है, कंप्यूटर का विकास पढ़ना है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ना है, हार्डवेयर पढ़ना है। इसमें हमको वायरस पढ़ना होता है, एंटी वायरस पढ़ना होता है, रैनसमवेयर, बहुत सारी चीजें हमको आईसीटी में पढ़ना होता है, ठीक है। एक यूनिट फिर आती है आपकी रिसर्च हो चुकी, टीचिंग हो गई, कम्युनिकेशन, डीआई, मैथ, रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक, आईसीटी। और अब देखिए एक यूनिट आपकी पीपल इन डेवलपमेंट, ये एनवायरमेंट आप इसे कह लीजिए, या पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इसका पूरी यूनिट का नाम है, एनवायरमेंट। और ये आपकी हायर एजुकेशन की यूनिट है, हायर एजुकेशन। तो नंबर थोड़ा गलत हो चुका है, क्योंकि जो आपकी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये यूनिट नंबर 4 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव की यूनिट है। तो कंफ्यूज मत होना, क्रम ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, लेकिन आपकी ये 10 यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए इसमें इन्वायरमेंट, इसमें करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अब यहाँ पे आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। आईसीटी में भी मोस्टली कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट से, और आपके लिए टीचिंग से कुछ प्रश्न करंट से पूछ सकते हैं। हायर एजुकेशन से करंट से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर यूजीसी या भारत सरकार कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया इनिशिएटिव लेकर आती है, तो प्रश्न आने की संभावना बन सकती है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा इस पे पेपर 1 के लिए हमें करंट पे देखना पड़ता है कुछ चीजें, क्लियर। डीआई, मैथ और रीजनिंग, ये आपके कह सकते हो थोड़ा, लेकिन इसमें इंडियन लॉजिक को हटा दें तो ये आपका मैथ वाला पार्ट है, यानी कि इसमें आपको बहुत ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं, उनको इसमें नंबर लाना थोड़ा प्रॉब्लम पड़ता है, खासकर मैथ के प्रश्नों में। और
डीआई के प्रश्नों में, क्योंकि डीआई से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक चार्ट आता है, इसमें 5 प्रश्न होते हैं, उनको सोल्व करना पड़ता है डाटा इंटरप्रिटेशन को, तो सीधे सीधे 5 नंबर मिलते हैं। इसमें अभ्यास की ये जो यूनिट है इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लेकर आना। देखिए आईसीटी, यहाँ याद करने वाली चीजें ज्यादा है, आईसीटी में इन्वायरमेंट में याद करने वाली चीजें ज्यादा है, हायर एजुकेशन में याद करने वाली चीजें ज्यादा है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के हमको 9 यूनिटों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये आपका एक मोटा मोटा मैंने खाका खींच दिया था। अब समझते हैं इसको, अब इन 10 यूनिटों पे काम कैसे करेंगे। ये यूजीसी नेट पेपर 1 में हमको लगभग कितने मार्क्स की मैंने लगभग बताया था आपको, 40 से 45, यदि आप मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो 40 लेकर आना ही है, 40 से कम तो लेकर आना ही नहीं यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो कम से कम 45 तक, मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 से 45 के बीच में हमको नंबर लाना, यही हमारा टारगेट, प्रश्नों को सही करना, यही हमारा टारगेट होना भी चाहिए। क्लियर, पेपर 1 में। अब देखिए एक चीज और समझते हैं आगे चल के। पहली चीज क्या करें, सबसे पहले मैं यदि आपको बताऊं ना, तो आपको लगाना है पीवाईक्यूज, कम से कम 10 साल के। अब देखिए इसमें थोड़ा क्या होता है ना, ये बहुत सारी शिफ्टों में होता है आपका पेपर, लगभग किसी साल ये 6 शिफ्टें होते हैं, यानी कि किसी साल आपको 6 सेट मिल सकते हैं, किसी साल 10 सेट भी मिल सकते हैं। तो इसलिए मिनिमम अगर 5 साल भी लगाओ तो भी अच्छी बात है, 5 साल से ऊपर आप जितना लगा लो, मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 साल के पेपर तो लगाना चाहिए यूजीसी नेट पेपर 1 में स्कोर लाने के लिए। 50 प्रश्न है, ये मत सोचना बहुत आसान होंगे, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद इसमें से 5 प्रश्न, ये बहुत बड़ी यूनिट है, यहाँ से 5 प्रश्न चुनना है। हायर एजुकेशन बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत फैक्ट आते हैं यहाँ से, सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाएंगे क्रोनोलॉजी के लिए, क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेंगे, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है, नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, किसने बनाया था, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 10 से। आईसीटी में मेमोरी से कुछ भी पूछ लेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कोई सा भी एंटीवायरस दे देंगे उसका नाम पूछ लेंगे, सॉफ्टवेयर पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, लेकिन सिलेबस के दायरे में। और बहुत देखिए कम से कम 40 प्रश्न तो हैं, लेकिन 5 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिलेबस में है, नाम नहीं दिया लेकिन वो पूछे जाते हैं। इसके बावजूद भी जब हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो एक चीजों को और अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन आपको सबसे पहली चीज पीवाईक्यू नहीं, मैं सबसे पहले बताना भूल गया आपके लिए, सबसे पहली चीज होती है आपकी सिलेबस। ये रहा आपका सिलेबस, सबसे पहले मैंने यही बताया ना आपको, तो ये आपका सिलेबस, सबसे पहले आपको आपका सिलेबस अच्छे से याद हो, अच्छे से रटा हुआ हो, समझा हुआ हो। जब तक आपकी सिलेबस पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती तब तक आप इन यूनिट्सों को कवर करके इतने स्कोर ला ही नहीं सकते। तो इसको अवॉइड नहीं करना। सब हम क्या करते हैं, मार्केट से बुक्स ले आते हैं, बुक्स को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जब एग्जाम में देते हैं तो क्वेश्चन सही नहीं बनते। क्यों? सिलेबस पढ़ी ही नहीं है। कोई भी बुक आपको इतने नंबर नहीं दे सकती, मैं बोल रहा हूं, मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं नहीं दे सकती। क्यों? जब तक आप खुद उसका एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस। फिर सेकंड एक चीज आती है आपकी पीवाईक्यूज, सिलेबस को अच्छे से समझना, एक एक चीज को लाइन टू लाइन। बहुत सारी चीजें सिलेबस में नहीं है लेकिन तब भी पूछी जाती है, बहुत सारी चीजें सिलेबस में नहीं है तब भी पूछी जाती हैं पेपर 1 में। सोचिए 50 प्रश्न हैं, इतनी यूनिट से सिलेबस इतना बड़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्न जो होते हैं थोड़े सिलेबस से बाहर मिलते हैं, लेकिन वो पार्ट उसी का है, इनडायरेक्टली वो उसी हमारी यूनिट्सों का ही पार्ट है, लेकिन प्रश्न थोड़े आउट ऑफ वे में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। हर सेट में 4 से 5 6 क्वेश्चन ऐसे मिलते ही मिलते हैं, जो आप किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। आप बुक छान के मार लीजिए, नहीं पता चलेगा, नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना कुछ चीजें करंट से पूछ, 1-2 क्वेश्चन करंट से उठा देंगे, कुछ नई चीजें ऐड कर देते हैं उसमें। समझ में आ रहा? तो ये जब सिलेबस इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो और समझ में आएगा। और ये चीजें क्या पता चलेगी जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे। पीवाईक्यूज कैसे लगाना है, यदि आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके, यदि आपने रिसर्च पढ़ लिया तो पहले रिसर्च के क्वेश्चन लगा लीजिए। शुरुआत कीजिए 25 प्रश्न लगाने से। अगर आप इसी महीने से प्रारंभ करना है तो पहले आप शुरुआत में 25 प्रश्न लगाइए, देन आप 50 प्रश्न, अगर नेक्स्ट मंथ से आप 50 प्रश्न डेली। ये हैबिट बन जाना चाहिए। जैसे आपकी खाना खाने की हैबिट होती है ना, बिना खाना खाने नहीं रह सकते, बिना मोबाइल चलाए नहीं रह सकते, बिना अपने परम मित्र से बात किए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार ये हैबिट डाल लीजिए डेली 25, और फिर आगे चल के 50 प्रश्न डेली पीवाईक्यूज के लगाना ही है कंपलसरी। पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तो इसको भूल जाना, ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है आप लोगों के लिए बिना पीवाईक्यूज लगाओगे। कहीं कहीं तो बच्चे ऐसे हैं जो पीवाईक्यू लगा के जेआरएफ निकाल लेते हैं,
पर उनके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स होती है। अब बुक कौन सी लेंगे, तो इसके लिए आप बुक ले लीजिए यूथ कंपटीशन की। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, तो आप ले लीजिएगा यूथ कंपटीशन की। पीवाई को उसको लगाने के लिए सिर्फ प्रश्न मत पढ़ना, प्रश्न के नीचे उसका जो सॉल्व दिया हो ना वो भी पढ़ना, और सभी सभी जो आपको ऑप्शंस दिए हैं सभी का अच्छे से पढ़ के एनालिसिस करना है कि अगर ये गलत है तो क्यों दिया गया, ताकि प्रश्न ना उन्हीं से बन के आते हैं। पिछले प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न है ना वो क्या करते हैं, थोड़ी चीज नई चीज ऐड कर देंगे, एक पुराना पॉइंट उठा लेंगे, एक नया पॉइंट डाल देंगे, तो विद्यार्थी वहां पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज इस तरीके से पढ़ना है। तो पहली ये होगी, कितना घंटे पढ़ेंगे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटा। यदि आप 5 घंटे दे सकते तो अच्छी बात, कम से कम 4 घंटे तो पेपर 1 के लिए देना ही देना समय। इससे कम तो गुंजाइश मत रखना यदि आप शुरुआत अभी से कर रहे हैं। 4 से 5 घंटा इसको देना है और 6 घंटे लगभग आपको पेपर 2 को देना है आपके, क्योंकि वो मेजर पेपर है, 100 प्रश्न आते हैं वहां से। तो ये तैयारी का एक फॉर्मूला है, आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है आपके लिए। ये तरीका बता दिया 40 से प्रश्न, लेकिन अभी से लगना है आपके पास। अभी अगर इस महीने के कुछ दिन हटा दूं तो मैं सिर्फ 4 महीने का समय है, 4 मंथ का समय आपको मिल रहा है अभी। बस इस 4 मंथ में आपको तैयारी पूरी करना है। जब इतना समय देंगे तभी जाके ये तैयारी हो पाएगी। और दिमाग को खुला रखना है, अच्छे नोट्स प्रेफर करना है, अच्छे सोर्स उपलब्ध कराना। मैं भी बहुत जल्दी यूजीसी नेट जा रहे पेपर 1 के लिए लाइव क्लासेस लेकर आने वाला हूं, तो सब चीजों को और डिटेल से समझेंगे, खासकर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि हिंदी इस सबसे बड़ा इसके लिए अगर चैलेंज की अगर बात करूं ना मैं, एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है लैंग्वेज का गेम, वो है लैंग्वेज। क्योंकि ये पेपर बनता है इंग्लिश में, ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, और हिंदी में ऐसा ट्रांसलेट किया जाता है, ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से ट्रांसलेट करवाया हो। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो हमारे अभ्यास में नहीं रहती और उनका अर्थ भी हमको पता नहीं होता। तो इसलिए इस पेपर को हमको पढ़ना है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको कवर करेंगे। हिंदी में समझेंगे, साथ में आपको इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद करते रहना, क्योंकि जब आप पेपर दोगे ना कंप्यूटर पे तो आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं हिंदी से इंग्लिश जाने पे। क्योंकि हिंदी में शब्द समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है इंग्लिश में चीजें समझना आसान हो जाए। और बहुत ज्यादा मैं भी ये मानता हूँ, हिंदी का विद्यार्थी हूं तो मैं भी ये कह सकता हूं कि कुछ कुछ जगह पर इंग्लिश के शब्द आसान होते हैं, हिंदी के शब्द जटिल होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को और समझ लेंगे कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ये था आपकी रणनीति, कैसे बनाना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, ये सब आप सोचिए, टाइम टेबल अपना सेट कर लीजिए अभी से। ये आपको इन 10 यूनिट सबसे पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको अच्छे से यूनिट लाइन टू लाइन समझ लेना है पूरा सिलेबस, अच्छे सोर्स। अब आता है एक सोर्स की मैं बात कर लेता हूं, एक अच्छे सोर्स और नोट्स, और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। पीवाईक्यूज उठाएंगे वहां से कुछ चीजें निकाल लीजिए। जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे आपके पेपर 1 के, तो वहां से आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। खासकर यूनिट नंबर 10 हो गया, इन्वायरमेंट वाली यूनिट हो गई, आईसीटी वाली यूनिट हो गई, कम्युनिकेशन और टीचिंग में भी कुछ चीजें हैं, तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्योंकि जब आप लास्ट मंथ, जब लास्ट 1 से 1.5 महीने का जो समय होता है ना, वहां पे ये शॉर्ट नोट से ही आपको इस स्कोर तक लेकर जाते हैं। क्योंकि चीजें हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब फैक्ट पढ़ते हैं ना उनको एक एक चीजों को नहीं रहते याद। अब यहाँ पूछ लिया, ठीक है आप बताइए पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आज आपने याद कर लिया, 15 दिन बाद उठाओगे नहीं आएगी याद। तो इसलिए उनको बार बार पढ़ना है। डेली आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, आदत बना लीजिए कम से कम 40 मिनट, 40 मिनट आप फैक्ट का रिवाइज करेंगे। 40 मिनट आपको फैक्ट रिवीजन करना है। डेली नियम बना लीजिए, आप जैसे पढ़ोगे ना थ्योरी, आप वहां से फैक्ट निकाल लोगे, 40 मिनट डेली फैक्ट रिवाइज करना है आपको, तभी कहीं जाके आप बहुत अच्छे स्कोर लेकर आ पाएंगे इस पेपर में। थ्योरी पढ़ते ही रहना, और कोशिश करिए इन सब जो यूनिट्स है ना, आपको मल्टीपल रिवीजन, कम से कम 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो ही जाना चाहिए दिसंबर तक। सेम ऐसा ही आपको उसमें करना है, पेपर 2 के लिए भी यही रणनीति बनाना है। क्योंकि फैक्ट वाला एग्जाम है, फैक्ट अधिक पूछे जाते हैं, तो फैक्ट पे तो काम करना पड़ेगा। यदि आपको फैक्ट याद करने की आदत नहीं है, आपको समस्या होती है फैक्ट याद करने में, तो आपके लिए ये पेपर मुश्किल हो जाएगा निकालना। तो फैक्ट पे काम करना पड़ेगा आपको।
ये तैयारी है, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। आपकी मैं कह रहा हूं कम से कम 60% की तैयारी यहां से होती है। डायरेक्ट प्रश्न पूरे नहीं पूछेंगे, मैं फिर कह रहा हूं पूरे प्रश्न फिर भी नहीं यहां से बनेंगे। 10 मैक्सिमम प्रश्न बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन सॉरी 5-7 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गए पीवाईक्यूज से तो मैक्सिमम बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं पीवाईक्यूज, आपकी तैयारी को बिल्ड करते हैं, एक तरीका आपको देते हैं कि किससे कैसे प्रश्नों को पूरा करना है, प्रश्नों का पैटर्न क्या है समझने का, किस तरह से यूजीसी पैटर्न चेंज कर रहा है। जैसे कि इस बार के एग्जाम में कथन वाले प्रश्न बहुत कम पूछे गए, कुछ सेट में पूछे ही नहीं गए, जबकि पहले कभी बहुत ज्यादा कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे। उस तरीके से ये पैटर्न उनको समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ड करती है। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी को प्रॉब्लम भी इस पेपर में होती है, क्योंकि एक तो मैथ, आपको यहाँ मैथ के प्रश्न आते हैं, ये भी मैथ का ही पार्ट के लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि इसमें भी आपको रेशियो अनुपात के क्वेश्चन ही प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में मैथ के कुछ क्वेश्चन तो ईजी बनता है, लेकिन इंडियन लॉजिक यहाँ पे बच्चों को मूर्ख बना देता है, उलझा देता है इन प्रश्नों में। ये 2 से 3 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन तक आते हैं इंडियन लॉजिक से। सोचिए, रीजनिंग के सिर्फ 2 क्वेश्चन डाल देंगे, इंडियन लॉजिक के 3 डाल दिया, तीनों के तीनों नहीं, मात्र 2 ही क्वेश्चन बने, कहां से जा रहे होगा। तो ये दुविधा उत्पन्न होती है। आईसीटी फैक्ट है, इजी यूनिट है, बहुत सरल यूनिट है, बस आपको इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है। यदि आप याद करने की आपकी क्षमता अच्छी, तो ये यूनिट आपकी बहुत अच्छी हो जाने वाला। हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट ऐसा विषय है जितना पढ़ोगे उतना कम है। करंट से अपडेट रखना, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना, बहुत सारी चीजें पुरानी पूछी जाती हैं, पूरे के पूरी फैक्ट वाली यूनिट है ये सारी की सारी। ये क्वेश्चन बहुत जटिल पूछे जाते हैं इन यूनिट्सों से। रिसर्च, इसलिए मैंने साथ में लिख दी थी 3 यूनिट्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। ये प्रश्न आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। जब हम पढ़ेंगे ना इन तीनों यूनिटों को, तब पता चलेगा आपको कैसे प्रश्न बनते हैं, आखिर थ्योरी में तक क्यों इसको दिया हो। सब बहुत बच्चे गलती करके आते हैं इन यूनिटों में, क्योंकि यहाँ तो जो बच्चा मैथ रीजनिंग में अच्छा होगा वो यहाँ से नंबर उठा लेगा, और वो बच्चा फैक्ट भी अच्छे कर लेगा। अब बची आपकी 3 यूनिट, यहाँ वो उलझता है। यहाँ पे आपको एथिकल चीजें देखना पड़ता है, थोड़ा दार्शनिक चीजें भी देखना पड़ता है, थोड़ी आपको व्यवहारिक चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसके लिए सिलेबस पे शायद कल जो मैं क्लास आपके पास भेजूंगा, हो सकता है वो पेपर 1 के सिलेबस पे या हो सकती है। क्लियर? तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। फैक्ट पढ़ते रहिए, इन सब चीजों का अच्छे से अभ्यास कीजिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से रट लेना। डेली कितना घंटा पढ़ना बता ही दिया है, बाकी आपकी क्षमता है, आपका शरीर है, आपकी मेहनत है, जो ही आपको इस सफलता के द्वार तक पहुंचाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अभी तक राधेश पाठशाला से नहीं जुड़े हैं, मुझसे नहीं जुड़े, तो साइड में सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसको दबा दीजिए, तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा आप सभी से। जय हिंद।